नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर भारत में सड़क का नाम क्यों बदला जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स मजबूरी में सेकेंड हैंड फाइटर जेट्स क्यों खरीद रही है और यूक्रेन को लेकर भारत की कौन सी रणनीति अब धीरे धीरे सामने आ रही है। काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। यह कोई छुपी हुई बात नहीं कि इस समय इंडियन एयरफोर्स गंभीर फाइटर जेट शॉर्टेज से जूझ रही है। 21 स्क्वाड्रन फेज आउट होने के बाद एयरफोर्स के पास अब 29 से भी कम स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में एयरफोर्स पूरी कोशिश में है कि जो भी फाइटर जेट्स बेड़े में मौजूद हैं उनमें से ज़्यादा जेट्स हर वक्त फ्लाइंग कंडीशन में रहें। लेकिन समस्या यह है कि एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स अपने लाइफ साइकिल के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। इन्हीं में से एक है जगुआर फाइटर जेट, जिसे भारत ने 1979 में ब्रिटेन से खरीदा था। बाद में HAL ने इसका लाइसेंस प्रोडक्शन भारत में शुरू किया और 2008 तक जगुआर भारत में बनते रहे। आज इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 120 से 130 जगुआर फाइटर जेट्स मौजूद हैं। मसला यह है कि जगुआर पूरी तरह 1970 के दशक की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जेट है, यानी लगभग 50-55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। अर्ली 2000s में ही दुनिया के लगभग सभी देशों ब्रिटेन, फ्रांस, ओमान, नाइजीरिया, इक्वाडोर ने जगुआर को रिटायर कर दिया था। लेकिन आज भी इंडियन एयरफोर्स दुनिया की इकलौती एयरफोर्स है जो जगुआर ऑपरेट कर रही है, और यही वजह है कि अब इनके स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। जगुआर अभी भी अगले 10-12 साल तक इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशनल रहने वाले हैं। ऐसे में इनके स्पेयर्स की लगातार उपलब्धता बेहद जरूरी है। इसी मजबूरी के चलते भारत ने फैसला लिया है कि वह ओमान से 20 से ज़्यादा जगुआर फाइटर जेट्स खरीदेगा। ओमान ने अपने जगुआर जेट्स 2014 में रिटायर कर दिए थे और अब इन्हें भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत इन जेट्स को उड़ाने के लिए नहीं खरीद रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जगुआर जेट्स को भारत लाकर पूरी तरह डिसमेंटल किया जाएगा और उनके इंजन, एवियोनिक्स और स्ट्रक्चरल पार्ट्स को स्पेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा जगुआर बेड़े को अगले दशक तक ऑपरेशनल रखा जा सके। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, तेजस के इंजन अमेरिका समय पर नहीं दे रहा है। 114 फाइटर जेट्स की MMRCA 2.0 डील अधर में लटकी हुई है और जगुआर जैसे पुराने जेट्स ही एयरफोर्स की रीढ़ बने हुए हैं। अब आते हैं तेलंगाना से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर। तेलंगाना सरकार ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट के सामने वाली हाई प्रोफाइल सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। यह वही इलाका है जहां अमेरिका वीजा सेवाएं दी जाती हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास को भी आधिकारिक तौर पर सूचित किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ सड़कों का नाम रतन टाटा जैसे महान भारतीय उद्योगपति के नाम पर रखने की भी योजना है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यह भी कह चुके हैं कि हैदराबाद की कुछ सड़कें गूगल और मेटा जैसी ग्लोबल कंपनियों के नाम पर भी रखी जाएंगी। अब सवाल आपसे है, क्या भारत में किसी विदेशी राष्ट्रपति के नाम पर सड़क रखने का फैसला सही है या फिर यह जरूरत से ज़्यादा सॉफ्ट डिप्लोमेसी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब अगली बड़ी अपडेट आ रही है यूक्रेन और भारत को लेकर। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा पूरा करके जैसे ही वापस लौटे, भारत ने तुरंत एक बड़ा डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है, भारत सरकार अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को भारत में होस्ट करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में जेलेंस्की भारत आ सकते हैं और जनवरी 2026 की संभावित डेट्स पर बातचीत चल रही है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जेलेंस्की को इनवाइट करके भारत एक बार फिर अपनी न्यूट्रल और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी दिखाना चाहता है। आपको याद होगा कि 2024 में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे और पुतिन से मुलाकात की थी और ठीक एक महीने बाद अगस्त 2024 में PM मोदी यूक्रेन पहुंचकर जेलेंस्की से भी मिले थे। इस बार भी भारत वही मॉडल रिपीट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन के कई देश पुतिन की भारत यात्रा से थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर भारत जेलेंस्की रेड कारपेट वेलकम देता है तो यह ऑप्टिक्स के लिहाज से बेहद स्मार्ट मूव होगा और यूरोपियन देशों को भी मैसेज चला जाएगा
कि भारत किसी एक साइड में नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार पुतिन की भारत विजिट से पहले या विजिट के दौरान यूक्रेन की सरकार ने भारत के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन को पहले से ही अंदाजा था कि पुतिन के बाद जेलेंस्की को भी भारत बुलाया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर जेलेंस्की भारत आते हैं तो उन्हें किस स्तर का प्रोटोकॉल और ऑनर मिलता है, क्योंकि पुतिन को तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव किया था। और जैसे ही विजिट्स की डेट कंफर्म होगी हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। अब अगली अपडेट भारत और अमेरिका से जुड़ी है। आपको याद होगा जून महीने में अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद एयर इंडिया की एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें 241 यात्रियों की जान चली गई। इस हादसे की जांच भारत में नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मिलकर कर रहे हैं। अब इसी केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि फाइनल रिपोर्ट से पहले AAIB की टीम अमेरिका जा रही है। वॉशिंगटन में अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ कंसल्टेशन होगा और इन बैठकों में बोइंग के अधिकारी भी शामिल होंगे। इन मीटिंग्स के बाद ही फाइनल रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। इनिशियल रिपोर्ट्स और ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चला है कि फ्लाइट के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच करीब 10 सेकंड के लिए ऑफ हो गए थे, जिसकी वजह से इंजन बंद हुए और विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि उस वक्त जूनियर पायलट ने सीनियर कैप्टन से पूछा था कि क्रिटिकल स्विचेस क्यों ऑफ किए गए, लेकिन सीनियर पायलट ने इससे इनकार किया। तब तक काफी देर हो चुकी थी और विमान को बचाया नहीं जा सका। हालांकि पायलट्स यूनियन ने साफ कहा है कि इस हादसे की जिम्मेदारी पायलट्स पर डालने की कोशिश की जा रही है ताकि मैन्युफैक्चरर कंपनी पर सवाल ना उठें। अब अगली अपडेट भारत और चीन को लेकर। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले से एक चीनी नागरिक को हिरासत में ले लिया है। 29 साल का यह व्यक्ति बिना जरूरी परमिशन के कश्मीर में घुसा था। यह 19 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और वीजा एप्लीकेशन में वाराणसी, गया, सारनाथ और आगरा जैसे बौद्ध धार्मिक स्थलों का जिक्र किया गया था, लेकिन अगले ही दिन वह फ्लाइट लेकर लद्दाख पहुंच गया। FRRO काउंटर पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। लद्दाख के बाद यह सीधे कश्मीर पहुंच गया, जहां यह कर्फ्यू और आर्टिकल 370 से जुड़ी किताबें तलाश कर रहा था। पूछताछ में उसने कहा उसने द कश्मीर फाइल्स और आर्टिकल 370 जैसी फिल्में देखी हैं, जिससे उसकी कश्मीर में रुचि बढ़ गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं और वीजा नियमों के उल्लंघन के चलते उसे डिपोर्ट कर चीन भेजे जाने की संभावना है। अब आखिरी अपडेट थाईलैंड और कंबोडिया से जुड़ी है। आपको याद होगा कि आसियान समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन अब न्यूज यह है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ही यह समझौता टूट गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया के अंदर दोबारा एयर स्ट्राइक की है। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में उनका एक सैनिक मारा गया और कई घायल हुए, जिसके जवाब में यह हमला किया गया। वैसे आपको यह भी बता दें कि थाईलैंड को आमतौर पर प्रो अमेरिका माना जाता है, जबकि कंबोडिया को प्रो चीन माना जाता है।